नमस्कार दोस्तों, स्वागत होगा चल पे की बड़ी खबर के साथ एक और के सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से समर्थन की है मांग। बताएंगे आपको क्यों पीछे पड़ी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या जवाब दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर शिमला में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले नाम को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। बताएंगे आपको नाम तय कर लिया गया है। इसी के साथ में बीजेपी के कार्यक्रम में जबरदस्त तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता आपस में इस तरीके से भिड़े की गोलीबारी की भी खबर सामने आ रही है दोस्तों। और कर्नाटक में ईद उल अजहा से पहले प्रशासन के लोगों को सरकार की ओर से स्पष्ट संदेश दिए गए हैं दोस्तों, और बजरंग दल के लोगों को भी चेतावनी दी गई है। बताएंगे क्या कुछ कहा गया है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले बीजेपी का पतन लगातार जारी है। एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दिया है और दूसरे बड़े नेता जल्द पार्टी छोड़ने वाले हैं। दो बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ दिख रहा है भ्रष्टाचार, वहाँ वहाँ कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के झंडे लगाने शुरू कर दिए। बताएंगे किस तरीके का ये कैंपेन है दोस्तों। इसी के साथ में तेलंगाना के अंदर बन रही है कांग्रेस पार्टी की सरकार। बताएंगे आपको ताजा नए आंकड़े में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि विपक्षी एकता के बाद ही देश के अंदर एक नई तरीके की राजनीति देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़ चुकी है दोस्तों। विपक्षी एकता की बैठक के दौरान जहां पर एक और आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाया गया कि वो बीजेपी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विरोध करे और राज्यसभा के अंदर भी बीजेपी के कानून का विरोध करे, तो अब आम आदमी पार्टी ने अपने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को आगे किया है। सौरभ भारद्वाज ने बयान देते हुए कहा कि अगर आपके पास विपक्षी पार्टियां मोहब्बत मांगने आई है और आप कह रहे हैं कि आपके पास मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, तो फिर मोहब्बत की दुकान पर सवालिया निशान है। इससे पहले और भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बयान दिए थे दोस्तों, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा बार बार कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये दबाव की राजनीति करना गलत बात है। और इस पर केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि अपनी बात मनवाने के लिए वो हमारी कनपट्टी पर बंदूक नहीं रख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को लेकर जम्मू कश्मीर के दोनों बड़े नेता महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटाए जाने को लेकर अरविंद केजरीवाल के स्टैंड का विरोध किया था। और अब अरविंद केजरीवाल की ओर से जो समर्थन मांगा जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर के नेता अरविंद केजरीवाल पार्टी के पुराने स्टैंड को याद दिलवा रही है। दरअसल दोस्तों, एक साल के अंदर 2024 के चुनाव होने वाले हैं और अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता को लेकर वाकई संजीदा होती, तो 2024 के चुनाव की तरफ देखते और विपक्षी एकता को और ज्यादा मजबूत करके बीजेपी की सरकार को केंद्र से हटाकर विपक्ष की सरकार बनवाकर बाद में कानून को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता में केवल इसीलिए दिखाई देना चाहती है ताकि वो जैसे तैसे अध्यादेश को लेकर आने वाले कानून को रोक पाए। आप लोग किस पूरे मामले को लेकर जो भी राय है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता का क्या नाम होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को हराने के लिए हम लोगों ने पीडीए बनाया है, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मिलकर बीजेपी को 2024 का चुनाव हरवाएंगे। और अब अखिलेश यादव के बयान पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही है दोस्तों। और जिस तरीके से 23 तारीख को विपक्षी बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने विपक्षी गठबंधन कहने की जगह देश भक्तों का गठबंधन कहने की बात कही थी, तो संकेत मिल रहे हैं कि अखिलेश यादव जो पीडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं वो वास्तव में महागठबंधन की बात कर रहे हैं, जिसका नाम पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस हो सकता है, यानी देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन नाम हो सकता है। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन करवा रही है, लेकिन प्रबुद्ध सम्मेलन में जोरदार तरीके से भाजपाइयों में आपस में मारपीट की खबरें सामने आई है दोस्तों। ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सामने आ रही है, जहाँ पर बिहार के मधेपुरा के अंदर बीजेपी की ओर से प्रबुद्ध जनों का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें बीजेपी के नेता एक दूसरे से भिड़ गए। इस दौरान भाजपा के नेताओं के बीच में जमकर मारपीट हुई है और इस दौरान दोस्तों गोलीबारी की खबरें भी सामने आई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बीजेपी के नेता का इलाज कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये घटना तब हुई है जब इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता तारकेश्वर प्रसाद आने वाले थे। उनके अलावा पार्टी के विधायक नीरज कुमार बबलू समेत कई और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी दर्ज होने वाली थी, लेकिन उससे पहले गोलीबारी हो गई, अफरा तफरी की स्थिति हो गई। बाद में घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है दोस्तों। कुल मिलाकर बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन करा रही है 2024 के चुनाव के मद्देनजर, लेकिन भाजपा में आपसी फूट इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा आपस में कलेश है कि एक छोटा सा सम्मेलन कराने के लिए भी बीजेपी को जद्दोजहद और मशक्कत करनी पड़ रही है। अगर ये घटना किसी एक जगह की होती तो कह देते कि ये तो कभी कभार हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में दोस्तों इस तरीके की खबरें बार बार सामने आ रही है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के अंदर भी बीजेपी ने एक रैली
रैली की थी। इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बुरी तरीके से पीटा गया है, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं, उन्हें रैली से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिसके बाद फटे कपड़े के साथ बीजेपी का कार्यकर्ता हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। दोस्तों, फरीदाबाद पलवल से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आप लोग की इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की मथुरा से सांसद हेमा मालिनी बोली, कहा विपक्ष के लोग षड्यंत्र करके मोदी जी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार पांडे बोले, कहा तो क्या विपक्ष को मोदी जी को जिताने की कोशिश करना चाहिए? कमाल की बात है। साथ साथ दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद पुलिस प्रशासन के लोगों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बड़ी बैठक में आने वाले त्योहारों को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि 28-29 तारीख को ईद का प्रोग्राम है दोस्तों। ऐसे में किसी तरीके से कोई सौहार्द को बिगाड़ने का काम ना कर पाए, इसके लिए प्रशासन को सख्त संदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने कंधे पर कोई स्टॉल ओढ़ कर आता है या फिर अपने आप को किसी दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताता है, यानी उनका निशाना बजरंग दल की तरफ था या फिर किसी संगठन से जुड़ा हुआ बताता है और लॉ को, कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है, तो उसको पुलिस की शक्ति का एहसास कराया जाए और उसको सलाखों के पीछे तक भेजा जाए। नियम पूरी तरीके से क्लियर है। प्रशासन को शांति बहाल करने के लिए हर कोशिशें करनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, स्पष्ट संदेश जारी कर दिए गए हैं मंत्री जी की ओर से और पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद थे। अब देखते हैं किस तरीके से त्योहार मनाया जाता है। क्या विघ्न डालने का फिर प्रयास किया जाएगा या फिर पुलिस प्रशासन ठीक से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मजबूत कर पाएगी? आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के शिवपुरी के अंदर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। दोस्तों, सिंधिया के समर्थक बताए जाते हैं। 26 जून को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का जल्द फैसला वो ले सकते हैं। आप लोग की इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी सांसद और दरोगा के बीच में तीखी बहस देखने को मिली है। बीजेपी के सांसद ने दरोगा से पूछा कि तुम किस पार्टी के हो। दरअसल दोस्तों, दरोगा की ओर से मंत्री की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, जिसके बाद बहसबाजी शुरू हो गई। बार बार दरोगा के द्वारा हाथ पैर जोड़कर कहा जा रहा था कि आप आगे मत जाइए। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का सांसद अपने सांसद होने के गुरूर में था और यहाँ तक कि पुलिस वाले से ही पूछने लगा कि तुम किस पार्टी के हो, जिसके बाद पुलिस अधिकारी का भी पारा चढ़ गया और उन्होंने भी अपने तरीके से जवाब दिया है। जिसके बाद दोस्तों, सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक और सांसद सुब्रत पाठक ने पुलिस वालों को सरेआम थप्पड़ मारकर आपको चैलेंज दिया था। योगी जी, अब आपके एक और सांसद ने आपको चैलेंज किया है। आपके सांसद विधायक रोजाना आपका अपमान कर रहे हैं, शर्म कीजिए। यानी पुलिस प्रशासन के लोगों को बार बार चैलेंज किया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ अगर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो शायद इसी तरीके से बार बार बीजेपी के लोग प्रशासन के लोगों को चैलेंज करेंगे। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दल बदल की राजनीति भी अब तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी के बाद अब कटनी जिला के पूर्व बीजेपी के विधायक ध्रुव प्रताप सिंह और कद्दावर नेता शंकर मेहता कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। भोपाल में एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की उपस्थिति में दोनों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दोस्तों, ध्रुव कटनी जिले की विजय राघवगढ़ सीट से विधायक रह चुके हैं, जबकि शंकर महतो बहोरी बंद के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। ध्रुव प्रताप पिछले कुछ समय से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से अपनी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ध्रुव प्रताप सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 5 साल से बीजेपी अपनी मूल विचारधारा से हट गई है। उन्होंने इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर भी निशाना साधा। सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस समय सबसे निचले स्तर पर है। वीडी शर्मा बिना मैदानी अनुभव सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। उनके पास कार्यकर्ताओं से बात करने तक का समय नहीं है। वे अपने लेविश लाइफ में मस्त रहते हैं। उन्हें कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कोई लेना देना नहीं है। साथ साथ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी मुस्लिमों को लेकर लगाए जा रहे अभद्र टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो मुस्लिमों के विरोध में हिमाचल प्रदेश के अंदर नारेबाजी करते हुए, अल्टीमेटम देते हुए कुछ दिनों में राज्य छोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। जिस पर पत्रकार श्याम मीरा सिंह बोले, कहा हिमाचल प्रदेश में ये सब हो रहा है, क्या कांग्रेस सरकार इन गुंडों को जेल में नहीं डाल सकती? ये सवाल पूछा गया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को टैग करते हुए लिखा गया कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपके राज्य में ये सब क्या हो रहा है? खुलेआम सड़कों पर ये माहौल चल रहा है, आपकी पुलिस कहाँ है? क्या इनमें से कोई अरेस्ट होगा? आप जवाब दीजिए। देखते हैं दोस्तों प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। वहीं पर 11 जुलाई को होने वाले कुश्ती महासंघ के चुनाव को लेकर बड़ी खबर आई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने रविवार को असम कुश्ती संघ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 जुलाई को होने वाले WFI के चुनाव पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। दरअसल दोस्तों, पहलवानों से वादा किया गया था कि जल्द चुनाव कराया जाएगा, लेकिन अब ये जो रोक लग गई है, इसके बाद मामला और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरना चाहती है। यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने 2 दिन पहले राज्य के अंदर टूटी हुई सड़कों का मुद्दा बनाया था और अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से उन सभी सड़कों के गड्ढे पर बीजेपी का झंडा लगाया जा रहा है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। यानी जहां सड़कों पर गड्ढे हुए हैं भ्रष्टाचार के कारण, वहां पर बीजेपी का झंडा लगाकर एक तो जनता को अलर्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर मत आइए, यहाँ पर गाड़ी मत चलाइए, और दूसरा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस गड्ढे का जिम्मेदार कौन है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर पीयूष बाबेले की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया कि मामा के भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सीएम हाउस से 200 मीटर दूर कमला पार्क पर बने गड्ढे से लोगों को बचाने के लिए बीजेपी का झंडा लगाया गया है। जहां बीजेपी का झंडा लगा मिले समझिए वहीं भ्रष्टाचार का गड्ढा है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी इस साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव को लेकर अपने भाषण में स्पष्ट कहते हैं कि हम तेलंगाना में सरकार बनाने जा रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। दरअसल दोस्तों तेलंगाना को लेकर अब धीरे धीरे करके सर्वे ओपिनियन पोल आने शुरू हो चुके हैं। दरअसल बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि तेलंगाना स्टेट के वीकली इलेक्शन ट्रैकर में कांग्रेस पार्टी को 62 सीटें मिल रही है, जबकि बीआरएस पार्टी को 49 सीटें, एआईएमआईएम को 6 सीटें, बीजेपी को 1 सीटें और अदर्स को 1 सीटें मिल सकती है। साथ साथ दोस्तों एक और सर्वे की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोकल न्यूज चैनल कांग्रेस पार्टी को 58 सीटें दे रहे हैं, जबकि बीआरएस पार्टी को 31 सीटें, बीजेपी को 28 सीटें दे रहे हैं। यानी बीजेपी और बीआरएस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलेगी इसको लेकर डाउट है, लेकिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी 58 से ज्यादा सीटें ही जीत रही है। आप लोग इस पूरे मामले पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पटना के अंदर विपक्षी एकता का असर देखने को मिल रहा है। बीजेपी के लोग जबरदस्त तरीके से बौखलाए हुए हैं। पटना में विपक्षी एकता की बैठक को लेकर भाजपा के नेताओं के बयान पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सदफ आफरीन की ओर से एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि पटना में जो विपक्षी दलों की मीटिंग हुई है उसके बाद कुछ लोग अपना आपा खो बैठे हैं। एक्टर और बीजेपी के सांसद रवि किशन को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी मीटिंग से हुई है। खुले मंच से विपक्षी दलों को आतंकी, चोर, लुटेरों को संरक्षण देने वाला कह रहे हैं। वो कहावत तो सुना ही होगा, चाय से ज्यादा केतली गरम, इन पर ठीक बैठता है। मामला यही नहीं थमा दोस्तों। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा विपक्षी दलों को भेड़ियों का झुंड बताने पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी जानवरों की राजनीति का सहारा ले रही है। उन्होंने स्मृति ईरानी से पूछा कि एक समय में एनडीए गठबंधन में 44 पार्टियां थी, क्या वह हमारे खिलाफ भेड़ियों का झुंड था? कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद ने स्मृति ईरानी को नसीहत देते हुए कहा कि स्मृति ईरानी को भाषणों की मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने पटना में हुई बैठक को लेकर टिप्पणी करते हुए एक कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि भेड़ियां झुंड में शिकार करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो शेर का शिकार नहीं कर सकते। ईरानी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों का निशाना प्रधानमंत्री मोदी नहीं है बल्कि देश की जनता है और सरकारी खजाना है। इंदौर में महिलाओं के कार्यक्रम में बोलते हुए स्मृति ईरानी ने ये टिप्पणी की है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी इसी भाषा में जवाब देते हुए पूछा है कि जब आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में 44 पार्टियां होती थी तो क्या वो भी भेड़ियों का झुंड था? देखते हैं स्मृति ईरानी को जवाब दे पाती है या नहीं दे पाती। साथ साथ दोस्तों साक्षी मलिक ने एक लेटर शेयर किया है। उन्होंने कहा कि हम आंदोलित पहलवानों ने ट्रायल्स को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि पिछले 6 महीनों से आंदोलन में शामिल होने के कारण हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। इस मामले की गंभीरता को हम समझते हैं, इसलिए यह चिट्ठी आपसे साझा कर रहे हैं। दुश्मन पहलवानों की एकता में सेंध लगाना चाहते हैं, उसे कामयाब ना होने दे। दरअसल दोस्तों उन्होंने जो लेटर दिखाया है इसमें लिखा गया है कि सेवा में खेल मंत्री महोदय जी, भारत सरकार श्रीमान जी, निवेदन है कि रेसलर प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले रेसलर को एशियन गेम 2023 और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की ट्रायल की तैयारी के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों आरोप लगाए गए थे कि इन पहलवानों ने मांग की है कि इनको ट्रायल्स में छूट दिया जाए, जबकि पहलवानों ने ऐसी कोई मांग नहीं की है, वो केवल और थोड़ा समय मांगना चाहते हैं। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी इजिप्ट पहुंचे और इजिप्ट के सबसे बड़े मस्जिद अल हकीम मॉस्क पहुंचे कायरो के अंदर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया और इन्हीं वीडियो तस्वीरों को शेयर करते हुए लोग अपने अपने तरीके से तंज कस रहे हैं। पत्रकार साक्षी जोशी की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री इजिप्ट में मौजूद थे तो शायद उनको पता था कि इजिप्ट के अंदर कोई मस्जिद है। ये जानकर अच्छा लगा। शायद वो तंज कसना चाहती है कि प्रधानमंत्री को इजिप्ट में मॉस्क है, मस्जिद है, ये पता है, लेकिन भारत के अंदर है ये पता नहीं है। शायद यही बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री भारत के मस्जिदों में नहीं जाते हैं। आप लोग इस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पीछे दिन इमरजेंसी के वर्षगांठ को लेकर बीजेपी के लोगों ने तरह तरह के पोस्ट किए। आरएसएस के लोगों की ओर से भी इंदिरा गांधी सरकार की जमकर आलोचना की गई है दोस्तों। ऐसे में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने पोस्ट करते हुए कहा कि इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने कई बार माफी मांगी, लेकिन ये क्या आरएसएस के तत्कालीन सर संघचालक मधुकर दत्तात्रेय उर्फ बाला साहेब देवरस ने इंदिरा गांधी के आपातकाल का समर्थन किया था। आज बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश ना करे, चाहे अघोषित ही सही, आज भी तो इमरजेंसी जैसे हालात हैं। यानी आरएसएस के लोगों ने इमरजेंसी का समर्थन किया था, लेकिन
अब इमरजेंसी के वर्षगांठ पर इमरजेंसी के खिलाफ बयान दिया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों केंद्र के द्वारा बुलाई गई बैठक में केसीआर ने अपना प्रतिनिधि भेजा है। 2 साल तक केंद्र की बैठकों का बहिष्कार करने के बाद केसीआर ने अपने लोग भेजने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ केसीआर की करीबियां बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि विपक्षी एकता की बैठक में केसीआर की पार्टी मौजूद नहीं थी और हाल फिलहाल के अंदर अमित शाह के साथ कई सारी तस्वीरें केटीआर की मौजूद थी, यानी बीआरएस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की बीजेपी को टाटा बाय बाय। मंधाता से 2 बार बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर चर्चाएं चल रही है, बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। साथ साथ दोस्तों संगमनेर हिंसा मामले में सुरेश चवाणके पर एफआईआर दर्ज की गई है। बोले ये लगाकर 1827वीं एफआईआर हुई है। चवाणके ने सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित एक रैली में भाग लिया था, जिसके बाद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं भी सामने आई थी। साथ साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर मस्जिद में घुसकर सैनिकों के द्वारा जय श्री राम का नारा लगवाने की कथित घटना की जांच की मांग की गई है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के जदूरा गांव में लोगों का आरोप है कि शनिवार को सेना के जवान ने स्थानीय मस्जिद में घुसकर लोगों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया। जम्मू कश्मीर के विभिन्न नेताओं ने घटना की जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ साथ आरएसएस के मुखपत्र में देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर शेयर की गई है और जर्मन के तानाशाह हिटलर से तुलना की गई है। दोस्तों पांचजन्य के कवर पेज पर लिखा गया है 2 तानाशाह एक जैसी इबारत, यानी इमरजेंसी की आलोचना करते हुए ये पोस्ट किया गया है। दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि आरएसएस से जुड़े हुए बड़े बड़े नेता इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज क्यों आलोचना कर रहे हैं। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। उन्हें सबसे पहले इमरजेंसी का सपोर्ट करने के लिए भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कई बार इमरजेंसी को लेकर माफी मांगी है। साथ साथ पंजाब की जगह पहले बीजेपी को मणिपुर की चिंता करनी चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर राजनाथ सिंह के द्वारा की गई टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने जवाब दिया है। दरअसल दोस्तों एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचे राजनाथ सिंह ने दावा किया कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी खराब हो गई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि पहले पुरानी सरकार हमारा सहयोग किया करती थी, लेकिन आजकल की सरकारों से पंजाब में सहयोग की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है जैसी सरकार बनी है। और इसके बाद आम आदमी पार्टी को यह बयान अच्छा नहीं लगा और आम आदमी पार्टी की ओर से पलटवार करते हुए बीजेपी सरकार को मणिपुर पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। दोस्तों साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिशें कर रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बीजेपी की शिवराज सरकार पर हमला करते हुए कहने लगे कि राज्य की जनता 20 साल के राज से तंग आ गई है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि शिवराज की सरकार ने भगवानों को भी नहीं छोड़ा। दावा किया कि 100 साल तक महाकाल लोक की प्रतिमाओं को कुछ नहीं होगा, लेकिन जो दावे किए गए थे उसके इतर ये मूर्तियां गिर गई है, जो साफ तौर पर भ्रष्टाचार की बानगी करते हैं। दिग्विजय सिंह का दावा है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। मेरा एक आग्रह है कि कांग्रेसियों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए और बीजेपी से डरना नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ सर्वो सर्वा है, वो तय करेंगे कि किस दिशा में पार्टी रणनीति बनाकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ का फैसला हमारे लिए पत्थर की लकीर की तरह है, टिकट उसी के हिसाब से मिलेगा जो कमलनाथ तय करेंगे। कमलनाथ हमारे लिए सर्वो सर्वा है, उनके द्वारा कही गई एक एक बातें हमारे लिए पत्थर की लकीरें हैं। कुल मिलाकर दोस्तों दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में आपसी मतभेद दिखाने की कोशिश करने के लिए मीडिया में तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दिग्विजय सिंह खुलकर कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस का सर्वो सर्वा बताकर स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जो फैसला कमलनाथ लेंगे उसी फैसले पर पार्टी आगे बढ़ेगी। साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी के भाषण में लगे औरंगजेब के नारे वीडियो वायरल होने के बाद अब महाराष्ट्र के अंदर नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। दोस्तों साथ साथ सतना के बीजेपी के सांसद गणेश सिंह का महिलाओं ने किया विरोध। जनता ने बीजेपी के खोखले दावे की पोल खोली। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से वीडियो शेयर किया गया, जिसमें सतना का ये वीडियो है जहां पर विकास कार्य को लेकर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। वीडियो बनाने पर पत्रकार का फोन छीनने का भी दावा किया गया है। वीडियो डिलीट कराने का दबाव भी बनाया गया था। इस तरीके के दावे किए गए हैं। जनता जाग रही है, बीजेपी भाग रही है, ये नारा मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से दिया गया है। साथ साथ दोस्तों 27 जून को भोपाल में होगा प्रधानमंत्री का रोड शो। वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी, यानी मध्य प्रदेश के अंदर अब बीजेपी चुनाव प्रचार की तैयारी में जुट जाएगी। साथ साथ ग्वालियर के साथ साथ अब चंबल क्षेत्र के अंदर भी कई सारे और भी नेता जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक बताए जाते हैं वह भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले हैं, जो दावा किया जा रहा है। दोस्तों साथ साथ भतीजे अजीत को पूरी तरीके से किनारे लगा देंगे क्या शरद पवार। अब छगन भुजबल ने कर दी ओबीसी को प्रेसिडेंट बनाने की मांग। छगन भुजबल ने एनसीपी को सोशल इंजीनियरिंग पर ध्यान रखने के लिए आग्रह किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अभी तक पावर गेम को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई है। दोस्तों और ज्यादा बढ़ती जा रही है पावर गेम। छगन भुजबल का एक भाषण सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा
कि राज्य में पार्टी का नया प्रमुख एक ओबीसी समाज से होना चाहिए। उनका यह बयान अजीत पवार के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें छोटे पवार यानी अजीत पवार ने पद नहीं मिलने को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी। छगन भुजबल की बातों को लेकर अब माना जा सकता है कि एनसीपी में और ज्यादा राजनीति देखने को मिलेगी। साथ साथ दोस्तों उद्धव फडणवीस ने एक दूसरे को खुली चुनौती दी है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बीच में तू मैं शुरू हो गई है। दरअसल दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे का आरोप है कि फडणवीस की प्रतिक्रिया निचले स्तर की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी से उन्हें बचना चाहिए, नहीं तो हम अगर परिवार को घसीटेंगे तो उनके पास सिर्फ शवासन करने का विकल्प बचेगा। लेकिन इस पर भी फडणवीस ने जोरदार पलटवार किया है। दरअसल दोस्तों उद्धव ठाकरे ने पूरा बयान देते हुए कहा था कि आपको इतने निचले स्तर तक नहीं गिरना चाहिए, आपका भी परिवार है, आपके परिवार की व्हाट्सएप चैट सामने आई है, हम उसके बारे में बात नहीं करते। अगर हम आपके परिवार के बारे में बात करेंगे तो आप सिर्फ शवासन ही कर पाएंगे। अमृता फडणवीस से जुड़े मामले को उठाते हुए उद्धव ठाकरे की ओर से संकेत दिए गए हैं। दोस्तों इस पर अब देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी पलटवार किया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे मेरा परिवार एक खुली किताब है, आप जिस व्हाट्सएप चैट की बात कर रहे हैं वो चार्जशीट का हिस्सा है और कोर्ट में रिकॉर्डेड है, क्योंकि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं हैरान हूँ कि मुख्यमंत्री रह चुका कोई व्यक्ति इतनी बचकानी हरकतें कर सकता है। यही नहीं फडणवीस बोले, कहा हम लोगों के घरों में नहीं घुसते, लेकिन जब एक बार घुस जाते हैं तो फिर हम उनके देखने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते। चलिए देखते हैं कि कौन सा आश्वासन करता है। कुल मिलाकर दोस्तों दोनों नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर तीखी आलोचना करने का दौर लगातार जारी है। साथ साथ केसीआर की पार्टी महाराष्ट्र के अंदर शक्ति प्रदर्शन करेगी। 100 विधायकों के साथ पूरा मंत्रिमंडल पंढरपुर पहुंचने वाला है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जुटाएगा। साथ साथ दोस्तों विनेश फोगाट व साक्षी मलिक ने खेल मंत्री को चिट्ठी लिखा है। अगर आप लोग को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।